स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आशा करते हैं इन सभी क्वेश्चनों से आप लोग को लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका, साथ ही उत्तक और रक्त संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको बारीकी से देखा था। आज हम लोग उसी कड़ी में कुछ और क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है ब्लड से ही रिलेटेड। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड के बनावट को देखा था, आज हम लोग इसके फंक्शन की तरफ देखेंगे। ठीक है, जिसमें पहला आज का क्वेश्चन है वह है रक्त का थक्का बनना, यानी क्लॉटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, या कोगुलेशन जिसे बोलते हैं हम लोग, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। रक्त का थक्का बनना या जमना या फिर रुक जाना शरीर को प्रदत्त एक नैसर्गिक यानी नेचुरल गुण होता है। यह जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। मान के चलिए जैसे हीमोफीलिया अगर रोग होता है ना, जिसमें अनवरत जो है वो रक्त बहता रहता है। ठीक है, अगर उस कंडीशन का अगर कोई पेशेंट वगैरह हो जाए या किसी के शरीर से निरंतर जो है वो ब्लड फ्लो करता रहे यानी बाहर निकलता रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त हानि हो जाएगा। ठीक है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यह जो होता है, अगर रक्त थक्का ना बने या जमे नहीं यानी क्लोटिंग ना करे, तो उस कंडीशन में हमारे जीवन का जो रक्षा है वो नहीं हो पाएगा। साथ ही जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके क्षतिग्रस्त होने पर रक्त बहने लगता है, जो कुछ समय बाद बंद भी हो जाता है। इसी क्रिया को हम लोग हीमोस्टैटिक्स या क्लोटिंग के नाम से जानते हैं। यानी रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं यानी ब्लड वेसल्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं किसी कारणवश, तो ब्लड जो है वो बहने लगता है, जो कि कुछ समय बाद हमारे जो एक नैसर्गिक गुण होता है यानी नेचुरल जो गुण होता है उसके कारण जो है रक्त कुछ समय बाद यानी कुछ देर बहने के बाद स्वतः ही क्लॉट या रुक जाती है। उसी को हम लोग हीमोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं, यानी रक्त स्तंभन। रक्त स्तंभन बनने की जो प्रक्रिया होती है वह एक रासायनिक होती है जो कि 3 चरणों में मिलकर पूर्ण होती है। ठीक है, हीमोस्टैटिक्स जो प्रक्रिया होती है यानी रक्त का कुछ देर बहने के बाद पुनः रुक जाना, वो जो होती है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि 3 चरणों में पूरी होती है। पहला एक होता है वाहिका संकीर्ण प्रावस्था, जिसे हम लोग वासो कंस्ट्रिक्टिव फेज बोलते हैं। दूसरा प्लेटलेट प्रावस्था यानी प्लेटलेट फेज। तीसरा रक्त स्कंदन या थक्का बनने की प्रावस्था, जिसे हम लोग कोगुलेशन फेज बोलते हैं, जिसके बारे में हमने ऊपर बता भी दिया। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहला वाहिका संकीर्ण प्रावस्था, दूसरा प्लेटलेट प्रावस्था, और तीसरा जो होता है वो होता है रक्त का थक्का बनना। तो जो रक्त का थक्का बनता है उसका जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है, अब उसको हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो रक्त वाहिनियाँ के क्षतिग्रस्त होने पर प्लेटलेटस जो होता है वो प्लग स्राव को नहीं रोक पाता है, तो थक्का बनने की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो जाती है। क्षतिग्रस्त ऊतक जो होते हैं यानी डैमेज टिश्यू सेल से रक्त बहने के पश्चात प्लेटलेटस एवं प्लाज्मा ग्लोबुलिन, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक यानी AHE एंटी हीमोफिलिक से मिलकर थ्रोम्बोकाइजाइन एंजाइम से मुक्त हो जाते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में विद्यमान कैल्शियम, ब्लड फैक्टर तथा प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर नया पदार्थ बनाता है, जिसे हम लोग थ्रोम्बिन के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बिन प्लाज्मा में प्रोटीन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाते हैं, और यही जो होते हैं वो रक्त कोशिकाओं में फंसकर और थक्का बनाने का कार्य करते हैं। अर्थात ये बोलें कि जो थ्रोम्बिन होते हैं वो फाइब्रिन का निर्माण करते हैं, और यही जो होती हैं रक्त कोशिकाओं में फंसकर और रक्त को थक्का बनाने में मददगार होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया। अब हम लोग बढ़ेंगे रक्त वर्ग की तरफ यानी ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जानना भी जरूरी है कि मानव शरीर में कितने तरह का जो ब्लड ग्रुप होता है, साथ ही इनका क्या कार्य है, ठीक है, कैसे बनते हैं, किनको किस लिए यूज किया जाता है, ये भी जरूरी होता है। तो देखने में तो रक्त जो होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन इसमें 4 वर्ग होते हैं, AB और O। यदि किसी व्यक्ति को भिन्न रक्त वर्ग वाले यानी अगर O वाले को AB वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो उस स्थिति में इनकम्पेबिलिटी हो जाएगा। उसके कारण जो लाल रक्त यानी RBC का गुच्छा है वो बनकर एकत्र हो जाता है, जिसे हम लोग एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अर्थात अगर असमान रक्त वर्ग का अगर रक्त जो है वह किसी व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए, जिसके कारण जो असंगति होती है उसके कारण RBC गुच्छा बनाती है, जिसे हम लोग एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ये लाल रक्त कण जो होते हैं वो समूह बनने के कारण फट जाते हैं, जिसे हम लोग लाइसेसिस के नाम से जानते हैं। यानी एग्लूटिनेशन के बाद RBC जो है वो समूह जो बनाता है, यानी एग्लूटिनेशन जब होता है तो उसके पश्चात ये फटते हैं, जिसे हम लोग लाइसिस के नाम से जानते हैं।
लाल रक्त कणों की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं, यानी आरबीसी के जो सतह होते हैं उन पे एंटीजन पाए जाते हैं, जिनको हम लोग एग्लूटिनोज जीन्स बोलते हैं। यदि एग्लूटिनोज जीन सीरम ए वर्ग के हैं तो उस वर्ग को हम लोग ए वर्ग बोलते हैं। अगर एग्लूटिनोज जो होते हैं वो बी वर्ग के हों तो इसे हम लोग बी वर्ग बोलते हैं, यानी ब्लड का बी वर्ग बोलते हैं। और यदि जो है वो दोनों वर्ग के हों, यानी ए और बी दोनों के, तो इसे हम लोग ए बी बोलते हैं। और एग्लूटिनेशन अगर किसी भी वर्ग का नहीं है तो उससे हम लोग ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी आरबीसी के जो कण होते हैं उसकी सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है जिसे हम लोग एग्लूटिनोज जीन्स बोलते हैं, अगर एक वर्ग का है तो उसे हम लोग ए वर्ग वाले ब्लड ग्रुप बोलेंगे। अगर बी वर्ग का है तो उसे हम लोग बी वर्ग वाले ब्लड ग्रुप बोलेंगे। और यदि जो है वो ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप का है, यानी ए और बी दोनों वर्ग का है, तो उस स्थिति में हम लोग इसे ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। और यदि जो है वो एग्लूटिनेजेंस जो होता है वो किसी भी वर्ग का नहीं है, ना ए हो ना बी हो और ना ही ए बी हो, यानी किसी इन दोनों में से किसी में भी ना हो, तो उसे हम लोग ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो ये होता है ब्लड ग्रुपिंग। अगला है रक्त आपूर्ति, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, किसी जो डोनर होता है वो किसी जो रिसीवर होता है उसको ब्लड ग्रुप जो चढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को हम लोग ब्लड चढ़ा रहे हैं तो उसी को हम लोग रक्त आपूर्ति या ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। रक्त चढ़ाने के लिए जो है रक्तदाता यानी डोनर और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर दोनों का रक्त जो होता है वो समान होना आवश्यक होता है। ठीक है, रक्त प्राप्तकर्ता और रक्तदाता दोनों की रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा का मिलना आवश्यक होता है। रक्त वर्ग समान होने पर प्लाज्मा में उपस्थित प्राकृतिक एंटीबॉडीज अनुचित रक्त में मिलने पर लाल रक्त कणिकाओं का जो समूहन होता है और गुर्दे में रक्त एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, असंगति पाए जाने पर रक्तदाता का रक्त प्राप्तकर्ता को नहीं चढ़ाना चाहिए। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अर्थात ए बी रक्त वाले रक्त में ग्लूटेन नहीं होते हैं, इसीलिए ए बी वर्ग वाले को चारों वर्ग अर्थात ए ओ बी ए बी का रक्त चढ़ाया जा सकता है। इसीलिए ए बी रक्त वाले को हम लोग या ए बी ब्लड ग्रुप वाले को हम लोग व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल रिसिप्टर बोलते हैं। लेकिन ए बी वर्ग का रक्त जो होता है वो सिर्फ ए बी वाले को ही प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी ए बी वाले को ही केवल चढ़ाया जा सकता है। बाद बाकी अन्य जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं जैसे ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, इनमें नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनमें जो है वो ए और बी दोनों में ग्लूटीन नहीं होते हैं। ठीक है, इस कारण से जो है वो किसी अन्य जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं उनमें चढ़ाने पे इनमें जो है वो आरबीसी एक गुच्छा तैयार करती है और बाद में ये लाइसिस का रूप ले लेती है। यदि ओ रक्त वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ाने पड़े तो केवल ओ वर्ग वाले व्यक्ति का ही रक्त चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में एंटी ए तथा एंटी बी ग्लूटीन होते हैं। ओ रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त जो होता है वो चार रक्त वर्गों वाले को दिया जा सकता है, यानी चारों जो ब्लड ग्रुप हैं उसको दिया जा सकता है, इसीलिए इसको व्यापक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। यानी ओ को जो है वो यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रिसिप्टर, क्योंकि ए बी जो है वो सबसे ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है ए बी को छोड़ के, और ओ वाले जो हैं वो सबको दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी से ले नहीं सकते हैं सिवाय ओ के। इसकी लाल रक्त कोशिकाओं के सतह पर ग्लूटेनोजीन नहीं होता है और किसी भी वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी कि ओ में जो है वो ग्लूटेनोजीन नहीं पाए जाते हैं, इसी कारण ये जो होते हैं वो किसी से ले नहीं सकते हैं लेकिन सबको दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है रक्त तथा प्लाज्मा का भंडारण। ठीक है, यानी स्टोर ब्लड एंड ब्लड प्लाज्मा। तो रक्त और रक्त प्लाज्मा का जो संचयन है कम तापक्रम पर कीटाणु रहित पात्र में किया जाता है। ठीक है, जो रक्त और प्लाज्मा होता है उसका भंडारण यानी स्टोरेज जो है वो कम तापक्रम जितना चाहिए उतना पे ही कीटाणु रहित पात्र में किया जाता है, जहाँ पे कीटाणु नहीं रहते हैं वैसे पात्र में किया जाता है। तापक्रम बहुत ही कम भी नहीं किया जाना चाहिए कि रक्त जो है जमकर उसकी कोशिकाएं टूट जाए, अर्थात उसको जो नॉर्मल चाहिए टेम्परेचर उतना ही देना चाहिए। रक्त को करीब 1 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अधिक दिनों तक रखने पर रक्त कोशिकाएं पुरानी होकर नष्ट हो जाती हैं, अर्थात जो रक्त होता है उसको मैक्सिमम 1 महीने तक ही हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद अगर रखते हैं तो रक्त कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं और स्वतः नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो रक्त का जो भंडारण है वो मेनली 1 महीने तक कर सकते हैं। अगला है लिम्फोसाइट। ठीक है, अगला है लिम्फोसाइट, WBC का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से आकार में बड़ी होती हैं, यानी आरबीसी से ये लिम्फोसाइट बड़ी होती हैं। इनकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा को हेमोसाइटोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से होती है।
इन कोशिकाओं का न्यूक्लियस आकार में बड़ा व गोल होता है। चूँकि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो रक्त होता है उसका आकार जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। साथ ही इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। साथ ही लिम्फोसाइट का जो निर्माण है वो बोन मैरो के हीमोसाइटोब्लास्ट से होता है और ये पीले रंग की अकणिकाएं साइटोप्लाज्म से घिरी होती हैं। ये लिम्फोसाइट अधिकतर लिम्फोनोड्स, प्लीहा, टॉन्सिल तथा आहार नली के लसिकाभ ऊतकों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये बोन मैरो के हीमोसाइटोब्लास्ट से भी होती हैं। साथ साथ लिम्फोनोड, प्लीहा यानी स्प्लीन, टॉन्सिल तथा आहार नल यानी लिम्फेटिक जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिम्फोसाइट। दूसरा है मोनोसाइट, ठीक है। ये भी एक WBC का प्रकार है। इनकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा की मोनोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से होती है। ये एकल न्यूक्लियस वाले श्वेत रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती हैं। इनका न्यूक्लियस सेम के बीज के आकार का तथा कोशिका के किनारे पर स्थित होता है। इनकी रिक्तिकाएँ यानी वैक्यूलस पाई जाती हैं। इनकी क्रिया भक्षक कोशिकाओं सी होती है, यानी फैगोसाइटस सी होती हैं, अर्थात ये जो होती हैं वो रोगाणुओं को नष्ट करने का क्षमता रखती हैं। तो ये होता है मोनोसाइट, जो कि एक WBC का ही प्रकार है। इनकी भी जो उत्पत्ति है वो अस्थि मज्जा के मोनोब्लास्ट से होती है, ठीक है। जो लिम्फोसाइट होता है उसका उत्पत्ति अस्थि मज्जा के हीमोसाइटोब्लास्ट से होता है और मोनोसाइट का जो है वो मोनोब्लास्ट से होता है, अस्थि मज्जा के ही। अगला है न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये भी एक WBC का प्रकार है। इनकी केंद्रक संख्या में कई होते हैं, यानी इनमें कई केंद्रक पाए जाते हैं जो आसानी से अभिरंजित हो बैगनी रंग के दिखाई देते हैं, अर्थात इनके जो केंद्रक हैं वो बैगनी रंग के दिखाई देते हैं। न्यूक्लियस 5 खंड तक के होते हैं जो धागों जैसी रचना से क्रोमैटिन से आपस में जुड़े होते हैं। ये बाहरी सूक्ष्म जीवाणुओं का भक्षण करने में समर्थ होते हैं, इसीलिए इनको फैगोसाइट्स भी बोलते हैं। ये तीव्र संक्रमण में सुरक्षा प्रदान करने हेतु अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। अगर किसी भी तरह का हमको इन्फेक्शन हो गया तो न्यूट्रोफिल ही होते हैं जो हमारी शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी संख्या में अचानक से वृद्धि कर लेते हैं और उस जानलेवा या फिर संक्रामक जो वस्तु होते हैं या संक्रामक जो कारक होते हैं उससे लड़ के हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये बाहरी जीवाणु को भक्षण करने में समर्थ होते हैं, यानी हमारे शरीर में अगर बाहरी कोई चीज़ प्रवेश करता है तो उसको ये न्यूट्रोफिल ही होते हैं जो भक्षण कर जाते हैं, यानी खा जाते हैं या मार डालते हैं। अगला है इसिनोफिल, जो कि एक WBC का ही प्रकार है। इन कोशिकाओं के कण खुरदुरे व मोटे होते हैं, अर्थात इसिनोफिल के जो कण होते हैं वो खुरदुरे और मोटे होते हैं। ये ईओसिन एसिड से अभिजित हो जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। इनके न्यूक्लियस 2 खंडों वाले तथा मोटे धागों जैसी पदार्थ से जुड़े होते हैं। एसिनोफिल की संख्या अधिक होने से ब्रोंकियल अस्थमा अथवा एलर्जी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो अगर इनकी संख्या यानी एसिनोफिल की जो संख्या है अगर बढ़ जाए तो ब्रोंकियल अस्थमा हो जाएगा या फिर एलर्जी होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है बेसोफिल्स, ठीक है। अगला है बेसोफिल्स, जो कि क्षारीय रंजकों के द्वारा शोषित करने से नीले तथा बैगनी रंग के ये कलर में हो जाते हैं। इन कोशिकाओं को समान रक्त में पाना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ये जो होते हैं वो 0.5% के अनुपात में होते हैं, यानी कुल जो WBC होता है उनका ये 0.5% के अनुपात होता है, अर्थात 100 अगर देखा जाए 100% में तो ये 0.5% ही पाए जाते हैं तथा बहुरूपीय व एकल केंद्रीय यानी मोनोन्यूक्लियर की ये होते हैं। ये कोशिकाएं संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू में ही पाए जाते हैं। तो ये हो गया WBC के जो 5 प्रकार होते हैं उसका बात, ठीक है। सबसे लास्ट है बेसोफिल्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिम्बाणु यानी प्लेटलेटस जिसे हम लोग बोलते हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। इन कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, अर्थात बिम्बाणु जो होते हैं यानी प्लेटलेटस जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होते, जो है सामान्यतः 3000 पर क्यूम होती है, ठीक है। रक्त में अगर इनकी संख्या का देखा जाए यानी प्लेटलेटस का संख्या देखा जाए तो पर क्यूम जो है वो 3000 के आसपास ये होती हैं। इनका जीवन काल लगभग 5 से 10 दिन तक का होता है। इनकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा की होमोब्लास्ट नामक कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। इनका जो उत्पत्ति है वो हमारे अस्थि मज्जा की होमोब्लास्ट नामक कोशिकाओं द्वारा होता है। ये कोशिकाएं रक्त को थक्का बनाने की प्रक्रिया में मुख्य कार्य करती हैं, यानी हीमोस्टेटिस में ये सबसे प्रमुखता से अपना कार्य को करती हैं। ये फाइब्रिन बिम्बाणु मिलकर क्षतिग्रस्त स्थान पर जाल बनाती हैं और हवा के संपर्क में आकर कठोर हो जाती हैं। रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है, अर्थात प्लेटलेट्स ही जो होते हैं वो हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाने अर्थात कहीं कट फट जाए तो उस स्थिति में वो वहाँ पे पहुँच के और रक्त को बाहर निकलने की क्रिया को बंद कर देती हैं, ठीक है। तो ये हो गया रक्त संबंधित कुछ और भी बातें, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ देखा था, आज जो है वो रक्त का द एंड हम लोगों ने इस वीडियो में कर दिया। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके और इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।